नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने कल इस्तीफा क्या दिया, तरह-तरह की अफवाहों का बाजार हो गया गर्म। और एक तरफ कुछ लोगों ने कहा कि अब तो पूरी तरह से जो चुनाव की प्रणाली है वो दूषित हो गई है। एक इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा चुनाव किए गए वो कैसे मान्य हो सकते हैं? एक इलेक्शन कमिश्नर ने यदि चुनाव कराए तो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और दूसरे लोग कहने लगे कि देखिए ये जो है ये चुनाव जो है वो इसलिए भी दूषित हो गया है क्योंकि रूलिंग पार्टी का बड़ा भारी दबाव था इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और वो उसके साथ समझौता नहीं करना चाहते थे अरुण गोयल, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साहब कि ये जो है अरुण गोयल जी, इन्होंने रिज़ाइन किया है, ये अवश्य या तो कांग्रेस की तरफ से और या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो भाई कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हैं तो पंजाब काडर के, रहने वाले भी पंजाब के ही थे और पंजाब काडर से इनको जब बनाया गया था, तब भी लोगों ने बड़ा हल्ला किया था, बनाया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं था। और उसके विरोध में लोग बाग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहाँ पर आपको ध्यान है सेंट जोसेफ बैठे हुए थे, तो सेंट जोसेफ ने एक बड़ा जोरदार फैसला दे दिया था। उस फैसले में ये कहा कि भाई चुनाव आयुक्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाले कॉलेजियम के समकक्ष एक कॉलेजियम बनाया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो और तब वो चुनाव करे, जब तक कि इसके मामले में लॉ नहीं बन जाता। अब ये मजबूरी थी उनकी क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इलेक्शन कमीशन के बारे में ये है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं जब तक लॉ नहीं बन जाता, तब तक सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाएँगे। तो उन्होंने उसको जिसको बोलते हैं ना एक सिद्धांत बनाया हुआ है अनऑक्यूपाइड फील्ड वाला, कि जो एंट्रीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में अलग-अलग जो पावर्स दे रखी हैं यूनियन और स्टेट्स को, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जिनको सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। तो उनमें जो पावर दे रखी है, यदि उसके ऊपर कोई कानून नहीं बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कानून बना सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट को हमारे बहुत शौक है तरह-तरह की पावर अज़्यूम करने का, उसमें से एक ये पावर उन्होंने अज़्यूम करके आपको ध्यान हो, ये उन्होंने विनीता वाले केस में दिया था, जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर को किस तरह से चुना जाएगा, उसमें उन्होंने अपनी मनमर्जी चला दी थी। अच्छा वो इसका भी ध्यान नहीं रखते कि उसपे कोई कानून बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। बीसीसीआई वाला का केस देखिए आप, बीसीसीआई वाले केस में उन्होंने अपना ही कानून बना दिया था। आज भी उस कानून के कुछ हिस्से जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एक बहुत ही विचित्र एक प्रावधान है जिसमें कहते हैं कि साहब कि बीसीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बदला नहीं जा सकता। तो एक तरफ तो बात होती है कि साहब कि स्ट्रिक्ट जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन होना चाहिए हमारे दिशा निर्देशों में, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी वायलेट करके सुप्रीम कोर्ट ने ये काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तो तरह-तरह के वायलेशंस करती रहती है। हरीश साल्वे ने अभी 2-4 दिन पहले कहा ही था कि ये बताइए कोई और भी ऐसी डेमोक्रेसी है, कोई और भी ऐसा प्रजातंत्र है, जहाँ जज साहबान जो हैं, वो जज साहबान को अपॉइंट करते हों। तो ये है यहाँ पे, ये जो इनएडिक्वेसी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज़ है, उसमें सबसे बड़ी इनएडिक्वेसी यही है। क्योंकि यहाँ पर एक अभिजात्यवाद अभी भी चला आ रहा है। एलिटिज़्म बोलते हैं इसको अंग्रेज़ी में। तो अब अरुण गोयल ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया? आगे क्या करेंगे? ये तो सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जो 2-4 जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, उसको मैं सबसे पहले लोगों को ये समझा दूँ कि भैया अशोक, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये चलता कैसे है? इलेक्शन कमीशन 1950 से 1989 तक, या जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे लेके और 1989 तक, बल्कि 1990 तक, वो एक इलेक्शन कमिश्नर के एक सीईसी होता था, कोई दूसरा कमिश्नर नहीं होता था।
ये लगता है लोग भूल गए हैं। और उसके बाद 1990 में संभवतः 91 में ये अमेंडमेंट हुआ इसमें, और अमेंडमेंट होके चूँकि लोगों ने देखा, विशेषकर जो पॉलिटिकल क्लास था, वो एक प्रकार से आतंकित हो गया था टीएन शेषन से, और टीएन शेषन से आतंकित होने के कारण उन्होंने इसमें एक अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड कर दिए। लेकिन जो 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाए, जब तक शेषन जी रहे, उन्होंने उनको काम नहीं करने दिया। कहीं हत्थे नहीं चढ़ने दिया, वो बेचारे आ भी नहीं पाते थे निर्वाचन भवन में, उनकी इतनी हालत खराब थी। खैर, उस समय जो हुआ सो हुआ। बाद में ये 3 सूत्री या 3 सदस्यीय ये जो इलेक्शन कमीशन था, वो काम करता रहा है। तो 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन, लोगों को याद दिलाना आवश्यक है कि इसको मात्र 30 वर्ष से ही कुछ अधिक हुए हैं, और उसके पूर्व लगभग 40 वर्ष तक एक सदस्यीय इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, जिसमें मात्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था और कोई नहीं होता था। तो इसलिए ये बात तो बेकार की है कि साहब कि एक इलेक्शन कमिश्नर होगा तो वो चुनाव नहीं ठीक से करवा पाएगा। क्योंकि जो पूरा जो ढाँचा है इलेक्शन कमीशन का, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स। और ये जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। उनको पूरा का पूरा जो देश है, वो जितने भी होते हैं 3 या 4, उनमें 3 या 4 में बाँट के सारा काम वही देखते हैं। और जब हम लोग भी जब एज़ इलेक्शन ऑब्ज़र्वर जाते थे, तो यही होता था कि भई इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग्स होती थी, तो एक तो फॉर्मल मीटिंग हो जाती थी, जिसमें जो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स थे इंक्लूडिंग सीईसी, वो आते थे, बातचीत करते थे, जनरल गाइडलाइंस टाइप की देते थे। लेकिन डे टू डे सारा काम, या हमें भी कोई बात करनी होती थी, कोई फीडबैक देना होता था, कोई किसी प्रकार की कोई रिपोर्टिंग करनी होती थी, तो सब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को होती थी। पूरा कार्य डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ही देखते हैं, और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कुछ और वहाँ पर अधिकारी होते हैं जो कोऑर्डिनेशन के लिए लगाए जाते हैं, वो सारा काम वहाँ देखते हैं। वो पूरा वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम काम करता है। आपको ये बताऊँ कि आज इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर नहीं भी रहे, कोई भी इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा करने से इलेक्शन कमीशन डिफंक्ट हो जाएगा। लेकिन थ्योरी की बात है कि मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अकेले हैं, और उनका मूड करे कि भई मैं तो ज़रा थोड़ा आराम ही करूँगा, यार देखो तुमको मेरे से जहाँ दस्तखत कराना हो करा लेना, बाकी जो है मैं घर पे हूँ। तो आराम से इलेक्शन कमीशन काम करता रहेगा। इतना परफेक्ट सिस्टम है वहाँ पे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन के अंडर में डायरेक्टली एज़ इलेक्शन ऑब्जर्वर 1 दर्जन बार काम किया। तो इसलिए मुझे पता है। तो इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं कि साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब बेकार की बातें कर रहे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करने की बात है, तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये शॉर्ट नोटिस पे कभी भी सरकार जो है, वो 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट करना है या 1 अपॉइंट करना है, तो वो कर सकती है। इलेक्शन कमीशन का कामकाज किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो रहा, ये सब लोग अच्छी तरह से समझ लें। बल्कि मैं ये बताऊँ कि मुझे ध्यान है जब टीएन शेषन को कंट्रोल में करने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए थे। टीएन शेषन के रहते हुए उसने उनको कहीं भी किसी कामकाज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया। वो आते थे, अपने कमरों में बैठे रहते थे और चले जाते थे। और उनको कह दिया था कि तुम्हारी हिम्मत हो तो जाओ, तुम कोर्ट में जाओ, सरकार के पास जाओ। मैं तो जब तक हूँ तो जो मैं कहूँगा वही काम होगा, वही होता था। तो 3 के कारण बाधाएँ अवश्य बढ़ती हैं। देखो तीनों के अलग-अलग मूड होते हैं। एक ध्यान है मुझको, एक नाम नहीं ध्यान आ रहा उनका, उनको अपॉइंट कर दिया गया था, वो भी इनकम टैक्स से आए हुए थे। और वो
दिन और रात जो है वो टेंट्रम्स ही थ्रो किया करते थे, और उनके कारण इलेक्शन कमीशन का कामकाज जो है, ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 90s की बात कर रहा हूँ। तो वो टेंट्रम्स ही थ्रो करते रहते, उनके टेंट्रम्स के कारण जो है वो बड़ी बाधाएं आती थी। इसलिए ये जो कार्य हुआ है, इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने की कोई मुझे आवश्यकता लगती नहीं। हालांकि कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी आ रही हैं, और कंस्पिरेसी थ्योरी से आपको पता है कि चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में कोई भी कार्य जो है वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी बन जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि भाई अरुण गोयल जो है, कई जगह मैंने देखा कि अरुण गोयल जो है, उनको सुप्रीम कोर्ट हटाने वाला था, इसलिए उनका रेजिग्नेशन ले लिया। भाई ऐसा तो कोई केस ही पेंडिंग नहीं है, और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले ही हो गया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो आगे के लिए था, और तब तक के लिए था जब तक कि पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना दे। ये अलग बात है कि रोहिंटन नरीमन जैसे लोग जो हैं, या सेंट जोसेफ जैसे लोग हैं, उनको ये लगता है कि पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है, पूरा का पूरा जो देश है, वो इसी प्रकार के जो अपॉइंटेड या सिलेक्टेड लोग हैं, जिनको जजेस स्वयं सेलेक्ट करते हैं, उनको ही चलाना चाहिए, क्योंकि वही जो हैं वो रहबर हैं हमारे तथाकथित प्रजातंत्र के और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के। उनको धर्म को भारत से दूर रखना है। खासतौर से सेंट जोसेफ, उनका तो बड़ा इतिहास है। उनके पिताजी भी जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उन्होंने जो बड़ा फेमस एन.एम. टॉमस जो जजमेंट हुआ, जिसके कारण भारत में ओबीसी वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, उसके ऑथर हुआ करते थे। और वही सारी बातें जो वो पेरियार से कितना वो प्रभावित हैं, वो तो उन्होंने कोर्ट में ही दिखा दिया था। तो इसलिए ये जो अरुण गोयल का जो इस्तीफा हुआ है, वो अंग्रेजी में कहें स्टॉर्म इन अ टी कप, या मच एडू अबाउट नथिंग, यानी कि चाय के प्याले में तूफान से अधिक और कुछ नहीं है। और चुनाव तो राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ही कराएंगे। कोई दूसरे अपॉइंट हो जाते हैं तो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही सर्वे सर्वा होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।